All right. Sanjana, that is a very good score if you are scoring 120, but we have to see कि आपका मेंस और ऑप्शनल प्रिपेयर्ड है कि नहीं, है ना. और उसी के लिए आज बात करनी है कि हमारा नेक्स्ट जो रोड मैप है वो क्या होना चाहिए बाहर से, राइट. ऑल राइट. So here we go related to. So very good evening all of you. We are here to discuss about our HPS Mains 2021 approach. Even if कैंडिडेट्स जिनका अभी प्रीलिम्स नहीं भी हो रहा है, इवन इफ दे आर एस्पायरिंग कि 2022 के लिए मेंस की प्रिपरेशन करेंगे, इवन दैट स्ट्रैटेजी एंड द रोड मैप विल हेल्प देम कि अभी से वो कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, है ना. तो आई विल स्टार्ट माय डिस्कशन इनटू टू पार्ट्स. पहले हम बात करेंगे कि 2021 के जो ड्यूरेशन और जितना भी टाइम पीरियड हमारे पास है उसके लिए हमारे मेंस के लेके अप्रोच जो है वो क्या होनी चाहिए. सो फॉर दैट हेयर लेट मी share the screen with you so that we can I am able to share the stuff. Can you see the screen all of you? बच्चों screen visible है आपको? It's in the process, Nidhi. We can see it. It's blank, right? Is it blank? Right now it's blank. Now I'm going to. It's visible. Thank you. All right. So when we talk about, before I start, let me tell you all your queries and doubts and the questions I'll take in the end of the session. Let me first share that when we talk about main strategy, what do we actually mean, right? What are the prerequisites we need to understand is that मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपका गेम चेंजर सब्जेक्ट्स क्या हैं, राइट. और कौन से पार्ट ऐसे हैं जिनको हम बिल्कुल वी कांट अफोर्ड, यू सी दैट कंप्लीटली अनअफोर्डेबल कि जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, राइट. जब हम गेम चेंजर्स की बात करते हैं, सो वी टॉकिंग अबाउट दैट यू नो इट इज़ योर ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड इट इज़ योर एसे पेपर. बट हैविंग सेड दैट, जो आपका एसे पेपर का परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ GS 3 पेपर्स, राइट. सो इन द वे इनडायरेक्टली फिर GS 3 पेपर्स भी जो है उनका भी सिग्निफिकेंट रोल है, राइट. ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसमें आपका वट एवर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट इज किसी भी स्ट्रीम से, नेचुरली एग्जामिनर आपसे उसमें मास्टरी की अप्रोच जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है और बहुत ज़्यादा लिंकेज अप्रोच एक्सपेक्ट कर रहा है. कैसे, अभी वी विल जस्ट एक्सप्लेन इट इन डिटेल, राइट. बट हैविंग सेड दैट कि आपने एसे और उसका पिलर जो है फाउंडेशन GS 3 पेपर्स हैं, और लेकिन एक एरिया जिसको हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते वो है हमारे लैंग्वेज के टेस्ट, राइट. बिकॉज यदि हम इसको ध्यान नहीं देंगे और कहीं पता चले कि यही नहीं क्वालिफाई हो रहे हैं, जैसे प्रीलिम्स में एक्सपीरियंस हो कि CSAT यदि इग्नोर कर दिया पेपर 2 पार्ट में और उसी के मार्क्स यदि हमें क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, सो दैट मीन्स हिंदी इंग्लिश, राइट. एंड स्पेशली प्रैक्टिसिंग हिंदी ग्रामर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो एज अ रिजल्ट यदि हमने ये सब पार्ट कंप्लीट करना है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट मे बी ऑन एन एवरेज से 2.5 मंथ्स का ड्यूरेशन हमारे पास है और हम उसको टारगेट कर रहे हैं, सो व्हाट अप्रोच एंड फॉर्मूला वी शुड यूज. सो हमारा अप्रोच होना चाहिए, वी टॉकिंग अबाउट 50, 20 and 10 initially. Now and later on we will take it to 50, 20, 20, 10. Now what is this? Since आपका मेजर पिलर यहाँ पर जो है this 50 is your optional subject, that means 50% of the time your from the day one now onwards should go for the optional subject preparation, right. 20% टाइम आपका जो है वो यहाँ पर जाएगा आपकी GS के पार्ट से, राइट. और 10% टाइम हमने रखा है अपने लैंग्वेज टेस्ट के प्रैक्टिस के लिए, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें और जो जो पार्ट्स हमारे वीक हैं, हिंदी ग्रामर है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, संधि विच्छेद है, व्याकरण है, उसका पार्ट यहाँ पर देखें. जब इस 20% को हम आगे इम्प्रूव करते हैं और आगे कैरी ओवर करते हैं और हमारा ये इंटीग्रेट हो जाता है GS का पार्ट, तो उसी 20 को हम फर्दर एक्सपैंड कर देते हैं. ये इंटीग्रेशन बाद में हमें हेल्प करेगी एसे का पर्सपेक्टिव बिल्डअप करने में, राइट. तो जहाँ यदि यहाँ पर हमारा होल्ड है इंफॉर्मेशन और नॉलेज का,
तभी जो है हम ऐसे में अपना इनपुट जो है वो दे सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल नाउ let me here start with this approach itself. Now XYZ, whatever is our optional subject, okay, whatever is our optional subject, be it humanities, be it engineering, technical, any field. Now when 50% टाइम आप देंगे, हाउ यू विल इंश्योर आपकी मास्टरी है, लेट्स से आपने बहुत इन डेप्थ नॉलेज गेन की हुई है ना, बट द पॉइंट हेयर इज कि फिर भी मार्क्स नहीं आते, राइट? सो दैट मीन्स few thumb rules you must remember while preparing optional is a part. किसी भी optional subject में when you are preparing for both papers, paper 1 and 2, you call it, sorry, you call it paper A and paper B, let's say, right? तो किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट के दोनों पेपर्स का प्लीज़ ऑल ऑफ यू मेक श्योर कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, जो इंट्रोडक्शन है, दैट शुड बी थॉरली रिवाइज्ड, बिकॉज जो आपको कंपलसरी पेपर्स आते हैं, कंपलसरी क्वेश्चन आता है, ये इंट्रोडक्शन विल बी द बेस, ओके? सेकेंड थिंग इज दैट यू सी इन पेपर जनरली हर ऑप्शनल का जो पेपर 1 होता है वो विच इज थ्रेटिकल, वेरी वेरी थ्रेटिकल, right? So can you add certain applied examples in that, right? Can you add some example of paper 2? Let's say paper 1 आप political science पढ़ रहे हैं, sociology पढ़ रहे हैं, psychology पढ़ रहे हैं, public administration पढ़ रहे हैं, generally वहाँ पर scholars हैं, thinkers हैं, right? And हर optional का paper 2 is applied. So you know when you are studying किसी का philosophical viewpoint पढ़ रहे हैं, तो क्या कोई applied example आप इसके साथ integrate कर सकते हैं? और जो आपका अप्लाइड पोर्शन है, यू नो, उसमें हम थिंकर्स का पर्सपेक्टिव इंटीग्रेट कर लें। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल अप्रोच है ना आपकी, ये ऑप्शनल में हेल्प करती है मार्क्स लेने के लिए, राइट? आपकी प्रिपरेशन तो है, लेकिन यदि प्रिपरेशन आइसोलेशन में हो गई, मतलब आपने सिर्फ ये पेपर अलग से पढ़ लिया, ये पेपर अलग से पढ़ लिया, और इसमें हमने कोई लिंकेज एस्टैब्लिश नहीं किया, हमें ये नहीं पता कि इस राइटर का थॉट यहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है, राइट? अब कोई फिलोसफर है, कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट है ना, कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई आप जो है एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ रहे हैं, आप फॉरेस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कोई थ्योरी पढ़ रहे हैं, बट उसका अप्लाइड इंडियन पर्सपेक्टिव विज़ा विद सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होगा? So that portion is very very important. सो प्लीज़ रिमेंबर, आपने तो फर्स्ट यूनिट दोनों ऑप्शंस का थरली करना है, एक उसको आपने इंटरलिंकेज जरूर करनी है, मतलब पेपर 2 के एग्जाम्पल्स पेपर 1 में आने चाहिए, पेपर 1 के कंसेप्ट्स और थ्योरी के एग्जाम्पल पेपर 2 में आने चाहिए, जिससे एग्जामिनर को ये पता चले कि आपके कंसेप्ट्स इतने क्लियर हैं कि आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, आपकी ऑप्शनल पे जो कमांड है वो सिर्फ थ्योरेटिकल और रोट लर्निंग की नहीं है, ओके? ये पार्ट के साथ साथ जब आप अपना प्रिपरेशन और ये पार्ट करेंगे ऑप्शनल में, यू नो ऑल द पैटर्न एंड एवरीथिंग, अभी उसकी डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको 8 क्वेश्चंस है, आपने 5 क्वेश्चंस करने हैं, उसमें टाइम मैनेजमेंट और ये पार्ट इतना की नहीं होगा। सेकंड, जो आप 20% टाइम जो डिवोट कर रहे हैं इस पार्ट से, व्हेन यू टॉकिंग अबाउट डिफरेंट जीएस मॉड्यूल्स, now, in that, we know that we have GS paper 1, paper 2. All of you are very much familiar with कि 1, 2, 3 के मेजर जो है एरियाज जो है या जो सिलेबस है वो क्या है. So that means syllabus point of view से you know people who are aspiring for 2022, तो वो सिलेबस को जो है वो माइक्रो सिलेबस में डिवाइड कर लेंगे. दैट मीन्स यू नो व्हाट आर द टॉपिक्स जो हम इसके इस पर्टिकुलर ब्रॉड एरिया में जो है एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ दे आर आस्किंग यू अबाउट से नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, so that neighborhood policy will cover what all. It can be related to SAARC also, it can be related to other neighboring nations association. You are talking about national education policy, so that means all the schemes and the constitutional provisions and the laws related to that education, तो आप उसको उसके accordingly जो है मैनेज करेंगे. बट अभी जब हमारे पास टाइम कम है, हमने इसको कैसे रिवाइज करना है और किस पेपर को आपने पहले जो है अप्रोच करना है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बिफोर वी गो टू द पैटर्न. आपका पेपर जो 1 है, पेपर 1 इज मोर स्टैटिक एंड कन्वेंशनल पेपर, एग्री ऑल ऑफ यू, है ना? पेपर 2 and 3, you know, they are very very dynamic, राइट? सो आप सभी एस्पिरेंट अपने लेवल से देखिए,
आपको इन तीनों पेपर्स में से इस समय आपको कहाँ पर आपको लग रहा है कि जो आपको डिफिकल्ट लगता है, किसके आपके नोट्स कंपाइल नहीं है, कंसोलिडेटेड नहीं है, किसकी आपकी रिविजन नहीं है, कहाँ पर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी अपनी वीक लगती है। जो पार्ट इस समय आपको लेट्स अज्यूम कि पेपर 3 के कुछ एरियाज में बी रिलेटेड टू लेट्स से इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और बायोटेक्नोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी, लेट्स अज्यूम, और मे बी सम टॉपिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमी आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं। डिफिकल्ट एरियाज आप पहले उठाइए, डिफिकल्ट पेपर जो लग रहा है वो पहले उठाइए। जो पार्ट आपका स्टैटिक और कन्वेंशनल है, इसमें एज यू कैन से मॉडर्न हिस्ट्री विल डोमिनेट, ज्योग्राफी का पार्ट है, सो ये आपने अभी रिसेंटली प्रीलिम्स दिया है, तो नेचुरली आपने ये इसके टॉपिक्स और कंसेप्ट अभी रिवाइज ही किए हैं। यदि आप पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं अप्रोच, दैट मे लीड टू फिटिक फैक्टर, दैट मे लीड टू बोर्डम ऑल्सो, क्या आपको लगेगा अभी तो ये सब पढ़ा है, आता ही है। लेकिन यस, पेपर 1 में आपका अलग से पार्ट वर्ड हिस्ट्री का है, आपको अलग से सोसाइटल इश्यूज, सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से टॉपिक्स हैं, यू नो। सो दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, बट यस इसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, 20-25% ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा पेपर 1 में, राइट। तो इस ये टॉपिक्स यदि आपने बिल्कुल नहीं प्रिपेयर किए हैं, आपके लिए न्यू है, आप फेमिलियर नहीं हैं, तो आइडेंटिफाई कीजिए कि उन पेपर्स में कौन से एरियाज हैं जो आपने अभी टच नहीं किया। लेट्स से सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट पेपर 2, तो पॉलिटी आपको आते हैं क्योंकि आपने अभी लक्ष्मीकांत रिवाइज की है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस पता है, बट मे बी गवर्नेंस से रिलेटेड, वेलफेयर स्कीम से रिलेटेड कुछ एरियाज हैं जो रिवाइज नहीं हुए। मे बी इंटरनेशनल रिलेशंस में आपने रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस तो पढ़ी हैं, लेकिन जब वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं या वो इंडियन डायस्पोरा पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आपका प्रिपेयर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज आइडेंटिफाई कि हमारे कोर एरियाज क्या हैं जहाँ पर हमें अभी उस पर काम करने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, नाउ व्हेन यू पिक अप यू नो, हम पेपर्स के हिसाब से अब पैटर्न की बात करते हैं यहाँ पर, देन वील गो टू द आपके जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। यू हैव 4 मार्क्स, यू हैव 8 मार्क्स एंड यू हैव 20 मार्क्स, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें आप क्या आप अपना जो है अप्लाई करेंगे कि 4 मार्क्स को कैसे हमने डिस्क्राइब करना है। 4 मार्क्स के लिए हेयर आई गिव यू कि हमें अप्लाई करना है 4-3 फॉर्मूला। व्हाट इज दिस? दैट मीन्स 4 minutes and 3 points to be covered, right? For, I'll just explain you this also. For 8 markers, we will apply 6-5 formula. That means again here 6 minutes, right? And at least coverage from the 5 points perspective. Okay. I'll just elaborate on this, right? और 20 मार्क्स के लिए हेयर हमारे पास दो तरह का सेटअप होगा। वन इज वी आई हैव डिजाइंड 3F फॉर्मूला फॉर 20 मार्कर वन, और वन इज 3I रूल। This is very important. You see, now this 3F formula, it is talking about that we need to have flow in our answer, we need to prepare a lot of flow charts, and we need to draw figures. Okay, and this 3I rule is the integration. I'll elaborate with examples. Integration, कहाँ पर आपको integration चाहिए? I need, examiner is looking for कि आपके आंसर में डेप्थ भी हो, विड्थ भी कवरेज हो, राइट। इंटीग्रेशन उसको चाहिए कि आप जितना आपको स्टैटिक पोर्शन पता है उतना ही आपको करंट कंटेम्पररी क्या स्टेटस है वो भी पता हो। इंटीग्रेशन उससे चाहिए कि यदि आपको नेशनल पर्सपेक्टिव पता है तो उसके साथ साथ आपका स्टेट का पर्सपेक्टिव भी। ओके, नाउ लेट्स पिक अप एवरी स्टेट स्टेप बाय स्टेप एंड टॉक्स अबाउट दैट। नाउ सी, आपका 3 आवर्स का कोई भी जो जीएस का पेपर है, राइट, यू हैव 15 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स ईच, तो ये 60 मार्क्स का आपका एक पोर्शन है, ऑल ऑफ यू नो दैट, राइट। यू हैव हियर से 10 क्वेश्चंस फॉर 8 मार्क्स, राइट, ठीक है, तो ये 80 मार्क्स हैं, 140 मार्क्स आपके यहाँ पे हो गए। देन यू हैव 3 क्वेश्चंस फॉर 20 मार्कर्स, तो आपके ये 60 मार्क्स हैं। सो एज अ रिजल्ट आपका पेपर जो है वो 200 मार्क्स का है, राइट, ऑल ऑफ यू। अब
इस पर्टिकुलर मार्क्स की टाइम ड्यूरेशन में, जैसे अभी आप प्रैक्टिस करेंगे, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, आप इवैल्यूएशन करवाते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, इंस्टीट्यूट विल बी शेयरिंग वेरी सून द क्वेश्चन बैंक लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर दिस 2021 पर्सपेक्टिव से, तो वो आप क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस देखते हैं, तो आप, इसका मतलब है कि आप स्टॉप वॉच से प्रैक्टिस करेंगे। उसमें आपकी टाइम ड्यूरेशन क्या है कि दिस 15 क्वेश्चंस एंड 4 मिनट्स, दैट इज हाउ दिस 4 मिनट फॉर्मूला, तो दैट मीन्स 60 मिनट्स, तो 1 घंटा आपका फर्स्ट आवर तो इसमें चला गया। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपका क्वेश्चन आपने पढ़ भी लिया, इसी में आपने समझ भी लिया, आपको क्वेश्चन भी आता है, माइंड में रखना है इस बात को। तो आप देखेंगे कि 4 नंबर के क्वेश्चन लिखने के लिए आपके पास कितना टाइम अवेलेबल है। कैन यू अफोर्ड कि आप उसमें क्वेश्चन पढ़ भी लें, आंसर भी लिख लें, सोच भी लें और 4 मिनट में उसको कवर भी कर लें, और 4 मिनट में उस क्वेश्चन को 3 जगह से घेरना है, कम से कम उस क्वेश्चन में 3 एंगल से, जब हम कहते हैं विड्थ भी कवर हो, डेप्थ भी कवर हो, 3 पर्सपेक्टिव से आपने उसको लिखना है। इसका मतलब, इसकी यहाँ पर ये एक इम्प्लीकेशन क्या निकलती है, इम्प्लीकेशन ये है कि 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में आप कोई बहुत लॉन्ग इंट्रोडक्शन और कोई बहुत लॉन्ग कंक्लूजन अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसका मतलब 4 मार्क्स के क्वेश्चंस में जो पूछा है, वी हैव टू कम टू द स्ट्रेट टू द पॉइंट। If they are asking you, okay, you say Himachal state performance on ease of doing business, तो you have to come straight to the point. आपने यहाँ ये नहीं बताना कि ease of doing business now has been discontinued by World Bank or it is taking care of 10 parameters not required. जो पूछा है, coming straight to the point. राइट। ऐसे ही इसी पार्ट में यदि आपका, अब नेक्स्ट उसमें हम कर रहे हैं कि 8 मार्क्स के क्वेश्चंस में, सो हार्डली आप कितना पॉइंट यूज कर सकते हैं, मे बी 7 to 8 मिनट्स। ये आपके 10 क्वेश्चंस हैं से, रादर रादर आई वुड से 6 मिनट्स टू बी वेरी प्रिसाइज, यू नो। तो और यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमें 10 के 10 क्वेश्चंस आते हैं, हम उसे अटेम्प्ट करेंगे, राइट। तो 60 मिनट्स आपके यहाँ चले गए। तो देखो आप 6 मिनट्स में अगेन आपने 8 नंबर का क्वेश्चन लिखना भी है, समझना भी है, सोचना भी है, स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो वो 60 मिनट्स, तो मतलब पहले 2 घंटे, फर्स्ट 2 आवर्स आपके यहाँ पर इस यूनिट में चले गए, राइट। अब यू नो, जब आप यहाँ आते हैं कि आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं 20 मार्क्स के, तो 15 to 20 मिनट्स, 15 to 20 मिनट्स या ऑन एन एवरेज यदि कोई बात करें, और यदि 20 मिनट्स की बात करें तो अनदर आवर आपका, जो आपके पास लास्ट एक 1 आवर बचा है, वो इसमें चला गया। इसका मतलब आपकी अडेप्टेशन टू द एग्जामिनेशन सिचुएशन, हर चीज़, और हमारे पास बिल्कुल इतना टाइट स्केड्यूल है, 1 सेकंड भी नहीं है आपके पास फेयर करने के लिए। आई थिंक इससे आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि जो रियल एग्जामिनेशन सिचुएशन है, जिस प्रेशर और एंजाइटी से आप वहाँ पर परफॉर्म करेंगे, तो वहाँ पर आप जो है, आपके पास टिप्स पे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके सिनॉप्सिस, कीवर्ड्स, आपके पास क्या कैचवर्ड्स ऐसे रेडी होने चाहिए कि आप उसको इमीडिएटली उसको रिप्रोड्यूस कर सकें। का मतलब आपको इस स्टॉप वॉच से प्रिपेयर करना पड़ेगा। यदि आप इनिशियली हिच है, तो मे बी आप 6 मिनट से 4 मार्क्स का शुरू कर रहे हैं, ग्रेजुअली आप उसको 4 मिनट पर लेकर आ रहे हैं। इनिशियली आप 10 मिनट्स से जो है शुरू कर रहे हैं 8 मार्क्स का क्वेश्चन, आप ग्रेजुअली इसको 6 मिनट्स पर लेकर आ रहे हैं। और आपको 20 मार्क्स का जो पीपीट है, जो क्वेश्चन है, वो आपको 15 से 17 मिनट में आपने रिवाइज भी करना है, आपने अंडरलाइन भी करना है, आपने ओवरऑल भी पर्सपेक्टिव देखना है, तो इसमें आपको कंक्लूड करना चाहिए। सो हैविंग सेड दैट, अब इससे आपको इन्फ्रेंस क्या मिली आपके, कि जो 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, उसमें भी जो आपकी इंट्रोडक्शन है, आप इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ नहीं दे सकते, टाइम कंस्ट्रेंट, स्पेस कंस्ट्रेंट तो है ही, बट टाइम कंस्ट्रेंट सबसे बड़ा फैक्टर है। इससे इन्फ्रेंस ये मिली कि हमें बहुत ही कंबाइंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस फ्रेम करने पड़ेंगे, बजाय कि हम अपने स्पेस को एक सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस और इस पार्ट से जो है इसको यूज़ करें। You see, for example, let's say they are talking about कि आपके what are the major features of new education policy for higher education sector. Let's suppose आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ रहा है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, राइट। तो अब हम यहाँ पर एक स्टेट, आई विल गिव यू द कंपैरिजन, यू लेट मी नो कि आपको क्या लगता है कि कौन सा बेटर वर्जन लग रहा है। एक है दैट न्यू एजुकेशन पॉलिसी was launched by Ministry of Education in 2020, full stop,
and then this policy is talking about the reforms in the education sector, primary, secondary, higher education. ये एक इंट्रोडक्शन है. एक दूसरा वर्जन इंट्रोडक्शन का ये है जहाँ पर वो बात कर रहे हैं दैट ओके न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च बाय दिस मिनिस्ट्री इन 2021 has a lot of significant reforms to ensure the quality education for the higher education sector. Kindly let me know आपको ये A वर्जन बेटर लग रहा है या B वर्जन बेटर लग रहा है. आई नीड योर हाँ जी. हाँ जी मैम बी वर्जन सो दैट मीन्स हमने इन्फ्लुएंस क्या सीखा इस पार्ट से कि ये जो हम सिंपल सिंपल सेंटेंसेस फ्रेम करके फुल स्टॉप लगाते हैं इसमें हमारा टाइम बहुत चला जाता है. हमें रेलेवेंट इंट्रोडक्शन तो देखनी ही है बट इंट्रोडक्शन को बहुत शॉर्ट और स्क्राइब रखना है. तो वो लॉन्ग कंबाइन करके सेंटेंसेस फ्रेम करने पड़ेंगे 8 मार्क्स में. Or when we talking about the conclusion, remember आपका you are the would be bureaucrats, you are the would be officers, you are aspiring to be STM, you are aspiring to be DSP and revenue officers and what not. So as a result जो आपकी conclusion का जो आपका perspective है, you see here I always talk about कि आपका perspective में I talk about always 3 P's, please remember them. कि आपका पर्सपेक्टिव क्या होगा. वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी वेरी प्रोएक्टिव, राइट. एंड इट शुड बी योर ओन पर्सपेक्टिव इन द सेंस कि दे आर आस्किंग यू ओके व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ करप्शन इन आवर सिस्टम. बट योर पर्सपेक्टिव कि जहाँ आप उनको यूनिक कुछ सजेशंस दे पा रहे हैं, यू आर स्ट्रीम कि हम इनिशिएटिव्स क्या ले सकते हैं, एंड रिमेनिंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक that okay, system is slow but reforms are taking place. State is in so much of debt but still we are taking care. Ecology is so fragile but still we are taking care of the scientific parameters, we are taking care of the early warning system for the landslides. जो भी आपसे इशू पूछा जाता है, आपका कंक्लूजन जो है कहीं ना कहीं इन 3 पीस को रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि एज अ वुड बी ब्यूरोक्रेट, एज एन एसडीएम ऑफ द डिवीजन, आपके डिवीजन में जो है यदि लैंडस्लाइड का इशू है तो आप बड़े प्रोएक्टिव इनिशिएटिव स्टेप लेंगे, आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक फ्रेमवर्क से मैनेज करेंगे. जो दो कि आपको पता है कि गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो स्लो है, उसमें अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं, या उसमें बहुत ज़्यादा पेपर वर्क है, या वो रिजिड है बिकॉज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस. बट आपका उसमें पर्सनल यूनिक सिग्निफिकेंट जो है वो पर्सपेक्टिव क्या होगा. यदि आप ये रिफ्लेक्ट करेंगे तभी तो एग्जामिनर कन्विंस होगा कि ओके यू आर द डिजर्विंग कैंडिडेट. क्योंकि यदि आप थ्योरी में ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो प्रैक्टिकली गिवन अ चॉइस, गिवन दिस अपॉर्चुनिटी, तो आप इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, राइट. ठीक है. सो कमिंग बैक एंड रेफरिंग, गोइंग बैक टू द सेम थिंग. नाउ सी, आपने ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से देखा 8 मार्क्स से और हमने इसको डिराइव किया. तो इसका मतलब 8 मार्क्स के लिए आपका 6-6-5 फॉर्मूले में आपको 8 मार्क्स का क्वेश्चन 6 मिनट्स में कंप्लीट करना है. और उसमें different perspective से when we're talking about the 5 this thing, let me give you ये perspectives later on आपको essay में भी help करता है. When I talking about different perspectives, तो इतने multiple perspectives कैसे बनते हैं. सिंपल सा तरीका है, सिलेबस को माइंड में रख के सारे पर्सपेक्टिव बना लो, रिकॉल करो कि हम कितने मॉड्यूल्स पढ़ते हैं, और ये पर्सपेक्टिव से ही हमारा एस्से भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है. हर इश्यू और एंगल को देखो इस बात से कि अच्छा उसका कोई हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है. हर इश्यू का, यदि आप रिमोट ट्राइबल एरिया में है तो आपको कोई पॉलिसी डिसीजन या इम्प्लीमेंट करने से पहले सोशो कल्चरल पर्सपेक्टिव भी देखना पड़ेगा. हर चीज़ का पॉलिटिकल एंगल है, हर चीज़ का एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल है, लीगल एंगल क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल क्या है, कि आप अपने आंसर को कॉम्प्रिहेंसिव कैसे बनाएंगे, कंसोलिडेट कैसे करेंगे. और दीज डेज सबसे इम्पॉर्टेंट थैंक्स टू कोविड पेंडेमिक एंड एवरीथिंग, और हिमाचल स्टेट के लिए इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या है, इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है जिसको आप इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं. और जब आप डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्या है. सो रिमेंबर, हर क्वेश्चन, हर टॉपिक में सारे पर्सपेक्टिव फिट इन नहीं होंगे, बट कोशिश कीजिए अपने आंसर्स में कि आपने एक इशू को यहाँ पे लिखा. let's say suppose you're talking about right to education or सर्व शिक्षा अभियान, or maybe anything, maybe you're talking about health sector.
और इवन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी व्हेनेवर यू प्रिपेयर अ टॉपिक उसको रिलेट करो, इन सभी एंगल से रिलेट करो एंड आस्क योर सेल्फ, चेक योर नॉलेज कि आपको ये सब पता है, सभी एंगल का इंटीग्रेशन यदि पता है तभी तो आंसर में आप लिख पाएंगे। यू सी व्हाट वाज द इनिशियल पॉलिसी, क्या थी इनिशियल रिफॉर्म्स, क्या थे प्री इंडिपेंडेंस एरा, क्या था ब्रिटिशर्स ने किस एजुकेशन सिस्टम को पार्ट किया, व्हाट इज द माइंडसेट डिस्पाइट द पेरेंट्स का माइंडसेट क्या है, चाइल्ड लेबर है, सोशो कल्चरल सिनेरियो क्या है, चाइल्ड मैरिजेस हैं, सोशल रिफॉर्म्स नहीं है, पॉलिटिकल विल, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर रही हैं, यू हैव दिस लॉ, what are the constitutional provisions vis-a-vis your fundamental rights is concerned, you know, what is the allocation of the funding, हिमाचल स्टेट हैज़ गिवन एजुकेशन सेक्टर को सबसे हाईएस्ट लेवल की फंडिंग 16% फंड्स एलोकेट किए हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, राइट। और यदि उस पर्टिकुलर पार्ट का से सपोज जहाँ डिफिकल्ट इकोलॉजिकल टरेन है तो वहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी जो है ग्लिच होगा, है ना, सो एज अ रिजल्ट यू नो इट, नंबर ऑफ रिपोर्ट्स फ्रॉम चंबा डिस्ट्रिक्ट टू व्हाट नॉट, जहाँ बच्चे जो है दूर आकर या कहाँ पहाड़ की चोटी पे पढ़कर जो है वो अपना प्रिपेयर करें क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। सो व्हाट इज दिस पार्ट, दिस डिजिटल डिवाइड, हैव्स एंड हैव्स नॉट, उनके पास टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल नहीं है। जब तक ये पर्सपेक्टिव आप इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे आपका आंसर कॉम्प्रिहेंसिव नहीं बनेगा। इसी चीज़ को हम कहते हैं कि आपने विड्थ कवर की है, मतलब आपने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। एक आंसर है उसने उसको फाइनेंशियल एंगल से ही बहुत डेप्थ में लिखा है, और एक आंसर है जिसमें उसको फाइनेंशियल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल कम से कम 4-5 पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव से लिखा है। तो एग्जामिनर वुड अप्रिशिएट यदि आप उसको 360 एंगल से पूरा घूम कर उसको करते हैं। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस टू ऑल ऑफ यू, है ना। तो ये 8 मार्क्स के अप्रोच में आपने ये पर्सपेक्टिव्स माइंड में रखने हैं, यही पर्सपेक्टिव लॉन्ग रन में आपको ऐसे में काम आते हैं, राइट। और व्हेन यू टॉक अबाउट कमिंग रेफरिंग अगेन, when you talk about 20 mark ke point of view se, now you see this part that we need to a flow in our answer, flow charts banane, figures banane, why I'm talking about this is, and this rule of integration. Now let me here explain you with example. 20 marks का क्वेश्चन ये आप यदि आप कंपेयर करें, राइट, सबसे स्कोरिंग आपके 4 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन से, यू एग्री ऑल ऑफ यू, you know you get 3 marks, 3.5 marks, 2.5 marks, तो उसमें मार्जिन जो है आपका कम रह जाता है। 8 मार्क्स में यदि आपका क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिव है यू हैव गॉट 7 मार्क्स ऑल्सो, 7.5 ऑल्सो, 6.5, मतलब ये आपके कॉमन है कॉम्प्रिहेंसिव आंसर यदि लिखा है। लेकिन 20 मार्क्स में एनी वाइल्ड गैस कि सबसे हाईएस्ट क्या जा सकता है, एनीबडी? 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपने यदि लिखा हो उस बार से कई जगह, हाँ जी, हाँ जी, मैम 14 मार्क्स। है ना, आपकी 40 भी 40 में 40 सिचुएशन की बात कर रहे हैं, राइट, जहाँ पर जो है आप कह रहे हैं कि एटलीस्ट आपने सब पॉइंट्स कवर किए हैं और आंसर को जो है हर एंगल से मेटिकुलसली डिफाइन किया है, राइट। सो एज अ रिजल्ट दैट मीन्स ऑन एन एवरेज यदि आप चले तो आप 10 to 12 की रेंज में वेरी कर रहे हैं, तो नेचुरली यहाँ आप 20 मार्क्स में ऑलरेडी 8 मार्क्स की डिस्क्रिपेंसी रह रही है। लेकिन इन क्वेश्चंस में ये डिस्क्रिपेंसी कंपैरेटिवली कम है। इसका मतलब एक इन्फ्लुएंस तो ये निकलता है कि टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले आपको 4 और 8 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, और यू हैव टू इंश्योर कि इसमें से आपका कोई क्वेश्चन जो है वो छूट ना जाए। छूट गया तो उसकी कंपनसेशन नहीं है, कहाँ कंपनसेट करेंगे, मेरिट में पीछे चले जाएंगे आप। लेकिन हैविंग सेड दैट जब आप 20 मार्क्स में आएंगे, 20 मार्क्स के क्वेश्चन को बहुत रेलेवेंट इंट्रोडक्शन चाहिए, बहुत रेलेवेंट इंट्रोडक्शन चाहिए। 20 मार्क्स के क्वेश्चन को प्रॉपर कंक्लूजन भी चाहिए, एंड वी ऑल नो इट कि हर क्वेश्चन में एक इंट्रोडक्शन है, एक कंक्लूजन है, यू ऑल नो इट, और बीच में उसकी एक आंसर बॉडी है जिसको हम स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर कहते हैं जो आप बना रहे हैं। वो स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर जब आप फ्रेम कर रहे हैं वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा फिगर्स चाहिए, फ्लो चार्ट चाहिए, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, right? But introduction, let's say you're talking about, let's say they're asking you about that, okay, what are the current maybe issues between, जैसे अभी these days international relations की आप बात करें तो से इंडिया चाइना बायलेटरल रिलेशंस की इश्यूज क्या, करंट इश्यूज। सो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से उसने पूछा ही करंट इश्यूज है, तो मे बी करंट
Instead of starting with the history of these India-China bilateral relations, why don't we start with the current perspective of this Galwan Valley issue, or maybe what are border agreements, or maybe what all the two countries have decided. And then we're talking about, okay, we divided into this issue, we divided into this issue and all. So that means strategic issues सबसे important है, right? But सबसे ज़्यादा strategic में everybody will talk about, okay, border management issues हैं, right? But you see, we can have maybe certain disputes related to South China Sea also, and it is not just strategic. We have the economic issues also, and then you come to the points. Okay, you divide it. Okay, you talking about China's debt, trap diplomacy and what government is doing and everything. दैट मीन्स आपका इंट्रोडक्शन जो है वो हमेशा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से नहीं होगा, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? एंड व्हेन यू कंक्लूड, और आपने जो भी इश्यूज यहाँ डिस्कस किए हैं, जो भी एंगल्स यदि यहाँ पर उसकी डिप्लोमेसी के डिस्कस किए हैं, है ना, से सपोज अब यू से दैट इंडिया चाइना बायलैटरल रिलेशन, तो आपने यहाँ पर फिगर्स बनाए और उसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया. You have talked about, okay, we are talking about economic diplomacy, you know and here we are also talking about strategic diplomacy. These days चाइना के साथ आने वाले टाइम में तो वाटर डिप्लोमेसी, क्योंकि हाइड्रो पावर डिप्लोमेसी पर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होने वाले हैं, है ना, बिल्डिंग डैम्स ऑन ब्रह्मपुत्र एंड व्हाट नॉट, right? And then you're talking about even from the perspective of say defense, because soft and cultural diplomacy may not go very well with China in comparison to our neighboring countries. तो आपने फिगर्स बना दिए, और आपने यहाँ पे फिगर बना के मे बी यू हैव हाईलाइटेड, सो दैट एग्जामिनर को एक प्रेजेंटेशन मिली कि आपने जो यहाँ पे लिखा और कवर किया है उसको आपने एक समराइज फॉर्म में जो है इस तरह से बना दिया. मे बी यू प्रिपेयर फिगर, और मे बी यू प्रिपेयर दैट डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आपने ऐसे टेबल्स बनाकर आपने इसको ऐसे टाइमलाइन में एक्सप्लेन कर दिया है. इकोनॉमी का क्वेश्चन है और मे बी स्टेट इकोनॉमी परस्पेक्टिव से हिमाचल स्टेट के वो 5 ईयर प्लान्स की बात कर रहे हैं, तो आपने कह दिया ओके फर्स्ट 5 ईयर प्लान के फोकस एरियाज क्या थे, व्हाट वर द मेजर फीचर, सेकंड 5 ईयर प्लान क्या था, तो आपने इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर दिया. It is very important that we incorporate tables, we incorporate diagrams, आपके visuals इतने clear होने चाहिए, we incorporate lot of pictures, flow charts. So this is your first 3F formula for 20 markers. सेकेंड जो आपने फॉर्मूला हमने लिखा, द 3I रूल, क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन करना इंफॉर्मेशन को. जनरली हम इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ी आइसोलेशन में लिखती हैं यहाँ पर. व्हाट डू आई मीन बाय दिस, लेट्स टेक द सेम एग्जांपल. हम इंडिया चाइना रिलेशंस के डिस्प्यूट्स की बात कर रहे हैं, हमने बॉर्डर डिस्प्यूट्स की यहाँ पर बात की है. Now remember, we are aspiring to become a state, services servant officer, है ना, हमने स्टेट सर्विसेज ज्वाइन करनी है. अब आपने ये डिस्प्यूट लिख के सजेशंस दे दिए, मेजर्स दे दिए, करंट स्टेटस भी बता दिया कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऑल राइट. बट एक पर्टिकुलर आंसर में एक कैंडिडेट इसको इस स्टेट से, इंटीग्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में फर्स्ट आई मैं यहाँ पर ले रही हूँ कि आपने नेशनल चीज़ को स्टेट के साथ इंटीग्रेट किया, राइट? तो स्टेट के साथ आपने क्या इंटीग्रेट किया इस पार्ट से, क्या हिमाचल स्टेट का भी हमारा जो है बहुत एक एडवांस स्ट्रैटेजिक प्लान बना है, 12 पॉइंट प्लान बना है हिमाचल स्टेट का स्ट्रैटेजिक प्लान टू काउंटर चाइना एक्सपेंशनिज्म. बिकॉज ऑफ दिस कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, स्पीति वैली में, कॉरिक विलेज में, जहाँ जहाँ पर भी जो है चाइना ने वॉलेट किया है, तो उस पार्ट से व्हाट इज द प्लान. तो एक क्वेश्चन है, आपने एक आइसोलेशन में नेशन का पार्ट लिख लिया, एक है आपने उस नेशन के साथ उस स्टेट के पर्सपेक्टिव को इंटीग्रेट किया. तो जो स्टेट का क्वेश्चन है उसमें नेशन का पर्सपेक्टिव लिखिए, जो नेशन का क्वेश्चन है उसमें स्टेट का पर्सपेक्टिव लिखिए. तो इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आप स्टेट का पर्सपेक्टिव लिख रहे हैं, right? So say suppose you see when we're talking about, okay, what are the different, let's say आप कॉलेज, आपको जल जीवन जो है आपके मिशन पर सवाल आ गया है, ओके, आपने इसकी परफॉर्मेंस, इसके फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स मेंशन कर दिए. बट यदि आप उसमें हम स्टेट का पर्सपेक्टिव ऐड करें कि ओके हिमाचल रिसेंटली हैज गॉट लॉट ऑफ परफॉर्मेंस इंसेंटिव्स एंड परफॉर्म्ड वेरी वेल, एंड लाहौल स्पीति हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर हर 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 घर में नल, और हर नल से जल, दैट थिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड. सो दैट मीन्स दिस, आप उसको स्टेट के एंगल से भी रिलेट कर रहे हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट.
कि हम नेशन की बात करते हुए हमारा एपी सेंटर जो है वो स्टेट रहना चाहिए, स्टेट पे हमारी ग्रिप नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए वो आपको अपनी स्टेट में चाहिए। स्टेट को कैसे भूल सकते हैं आप बीच में? तो जो भी गवर्नमेंट आपसे अर्बन सेक्टर में गवर्नमेंट आपसे पूछ रही है कि स्मार्ट सिटी मिशन की बात कीजिए, लेट्स से, तो आपने स्मार्ट सिटी मिशन का को आपने एनालाइज कर दिया या आपने चैलेंजेस बता दिए या इश्यूज बता दिए। स्मार्ट से इश्यूज बताते वक्त आप बात कीजिए कि ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल शिमला स्मार्ट सिटी मिशन में, बट इशू एनजीटी का बैन, कंस्ट्रक्शन, you see, and obviously the infrastructure of non availability of the land, parking issue, what are the issues? शिमला भी एक वाटर क्राइसिस की वजह से एक टाइम था वो केप टाउन ही बन जाता, बिल्कुल बन ही गया था रादर, है ना। स्मार्ट सिटीज के पार्ट में धर्मशाला, व्हाट आर द इश्यूज? आपको क्वेश्चन आ रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर, करंट का पर्सपेक्टिव वो आपसे पूछ रहे हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ट्राई टू इनकलकेट एंड इंटीग्रेट इट विद द स्टेट पर्सपेक्टिव. In Himachal State, Chamba district has been, selected under aspirational district program. What district administration has done and achieved? What awards Chamba has got? What is the rank of the Chamba district in Delta ranking of aspirational district? This is what integration of nation and state. I'm making some sense to all of you. Are you there on this call? We are on the same page, I hope. All of you? Yes, ma'am. All right. Thank you. So this is parts when we're talking about, and then of course static and current. डायरेक्टली करंट नहीं आएगा, जैसे आप प्रीलिम से भी रेफर कर रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है करंट का। इट इज अप टू अस कि हम उसमें क्या करंट ऐड कर सकते हैं। यू सी, दे आर टॉकिंग अबाउट, आपको सिलेबस में है से इन पेपर 2, डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स टू द लोकल बॉडीज। एक्सक्यूज मी। सो ओके, आपने चैलेंजेस इश्यूज, आपने जो भी आपका कंटेंट था आपने एक्सप्लेन कर दिया, बट हमें यहाँ पर हम करंट ऐड कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन फॉर डेवोल्यूशन ऑफ फंड्स टू द लोकल बॉडीज? That is the current. They're talking about, okay, you suggest a roadmap for the economic reforms, maybe in the state or maybe at the nation level. So, okay, what all is required, all right, but can we add ki current mein, from Atmanirbhar, this Bharat program to packages to certain fiscal reforms, what all government has taken the initiatives. So that is the integration of that conventional, and the current knowledge. Or when you're talking about the next आई आपका इंटीग्रेशन ऑफ डेप्थ एंड विड्थ, दैट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। यदि आपने अपना आंसर बहुत डेप्थ में लिखा है तो एग्जामिनर, और विड्थ छोड़ दिया है, तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप रिसर्च स्कॉलर हैं, तो उसको कहेंगे आपको कि बेटा ऐसा करो, आप ऑफिसर मत बनो, आप ना पीएचडी कर लो, आप डॉक्टरेट ही कर लो, क्योंकि इतनी डेप्थ में उसको कर रहे हो। जब आप सब डिवीजन पे हैं या आप ब्लॉक पर हैं या आप जो है से सपोज आप एज एन यूट्यूब वर्क कर रहे हैं, तो आपकी सिर्फ डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन ही अकेला काम नहीं आएगा, आपको आपको तो हर एंगल और पर्सपेक्टिव से देखना है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, यू विल हैव पॉलिटिकल प्रेशर्स ऑल्सो, यू विल हैव सोसाइटल प्रेशर्स ऑल्सो। सो वो विड्थ आपको हर एंगल से कवर करनी पड़ेगी। सो आपके आंसर्स में आप जो है एक ही पॉइंट को डिटेल में मत एक्सप्लेन कीजिए, आप इसके बजाय यू ट्राई टू राइट एटलीस्ट 3 4 5 पॉइंट्स और उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दीजिए। दैट विल बी द डेप्थ एंड द विड्थ आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। सो दैट नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इस पार्ट को जो है हम कैसे इनकलकेट करेंगे, उसके लिए नाउ हमने क्वेश्चंस के पैटर्न्स को देख लिया, हमने मार्क्स का डिवीजन देख लिया। इनकलकेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चंस में हमें जो कीवर्ड्स पूछे जा रहे हैं, राइट राइट, उसकी हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ओके, एंड लेटर ऑन हम नेचुरली टाइम मैनेज करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे अकॉर्डिंगली, राइट। और ऐसे ही कुछ हमारे क्वेश्चंस के हमारे अपने कुछ ऐसे कैचवर्ड्स हमें अपने होमवर्क के लिए अपने रेफरेंस कार्ड्स में, स्मॉल डायरीज में कुछ सिनॉप्सिस बनाकर जो है वो रख लेने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, if the examiner asks you the term, say describe this xyz phenomena, let's say we're talking about climate change or maybe talking about describe cloud burst, that way,
The term description says that you just have to describe the meaning, maybe, or maybe what are the important features. That means description is basically what of anything. ना बहुत बारी आंसर क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमें वही नहीं क्लियर होता. डिस्क्रिप्शन में मतलब इट इज मोर रिलेटेड टू डेफिनेशन, मीनिंग, फीचर्स, दैट व्हाट. But what if they ask you explain, if they ask you elaborate, that means besides what they're also talking about how of it. किसी फिनोमिना का, किसी पार्ट का वो एक्सप्लेनेशन पूछ रहे हैं, दैट मीन्स मे बी हाउ ऑफ इट, की मे बी व्हाट आर द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद हाउ उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल दे टॉकिंग अबाउट ओके यू एक्सप्लेन व्हाट यू मीन बाय दिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम. So explanation मतलब how this program will get implemented. What is the strategy? What is the mission mode here? Explain how you will ensure the successful implementation of your health policy or education policy or tribal policy or women empowerment policy. So that is very very important कि हाँ उसको explain करें with the factors also. Okay. When they ask you that okay you analyze, और having said that यहाँ पर और part आ जाता है, say critically analyze. That means this analysis में, और even for that matter this critical से मतलब यहाँ पे अब सिर्फ ये नहीं है कि हम यहाँ सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स लिखें, डीमेरिट्स ही हाईलाइट करें. मैंने आपको क्या बोला, हम सिस्टम के पार्ट हैं, हमारा बड़ा पॉजिटिव और प्रोएक्टिव पर्सपेक्टिव रहेगा, तो हम अपनी चीज़ को बड़ा बैलेंस पार्ट से करेंगे. वी नीड टू फॉलो प्रैक्टिकली ऑल्सो एंड हेयर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्सो प्रिंसिपल ऑफ मिडल पाथ, गोल्डन मीन. बुद्धा का मिडल पाथ, बीच के रास्ते में रहना है, एक्सट्रीम स्टैंड और अप्रोच लेना ही नहीं है. राइट. इसलिए जब क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, जब एनालाइज कर रहे हैं, तो हमने उसका स्ट्रेंथ भी देखना है, जैसे हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं, और हमने उसकी लिमिटेशंस और वीकनेसेस भी देखनी है. एनालाइज किया, लेकिन आपके कंक्लूजन में हमेशा हमारा रोड अहेड होगा. कंक्लूजन में हमेशा हमारा ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव होगा कि व्हाट इज द फ्यूचर अहेड, what is the ray of hope, what can be done, you know, what are the future recommendations for this. सो दैट मीन्स अच्छा ठीक है, आपके क्लाइमेट चेंज के एक्शन प्लान्स हैं, आपके इकोलॉजी डिजास्टर मैनेजमेंट के प्लान्स हैं, ठीक है, उसमें कुछ इश्यूज भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं, तो आपने एनालाइज कर दिया. ओके, हिमाचल स्टेट कोविड मैनेजमेंट कितना सक्सेसफुली आपकी स्टेट ने इसको मैनेज किया, आपने उसको एनालाइज किया क्रिटिकली. टूरिस्ट को कहाँ प्रॉब्लम आई, लोकल्स को कहाँ प्रॉब्लम आई, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में था, आपने क्रिटिसाइज किया. बट यू नीड टू राइट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑल्सो. क्रिटिसिज्म का मतलब ये थोड़ी है दैट यू गॉ ऑल अबाउट द नेगेटिव. सो यू राइट एंड हाईलाइट द हिमाचल अचीवमेंट कि आप जो है एक्टिव दिस केस ट्रेसिंग एटीसी की बात कर रहे हैं हिमाचल में. हिमाचल गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर इज अपलॉडिंग हिमाचल की वो चैंपियंस ऑफ चेंज बन गया, बिकॉज हिमाचल स्टेट इज लीडिंग विज द वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज कंसर्न, द फर्स्ट स्टेट which district has performed that ways. The whole Himachal software related to the COVID management. So that means these are the achievements also, or what was the treatment related to oxygen plants का launch करना, everything. So that is very important कि जब आप analyze या critical analyze करें, तो आप ये सारे factors को ध्यान में रखें. और when they ask you that you justify the statement, when they ask you that do you agree with this is such a these type of questions give you a lot of open space for experimentation, for your creative innovation, for your creative ideas. बिकॉज यहाँ पर वो आपसे पूछ रहे हैं आपका एंगल और पर्सपेक्टिव. आप एग्री कर रहे हैं, then also you write the whole kindly this sort of disturbance, kindly mute yourself. Please, over, can I request you? You are suggesting to mute yourself because it is causing a lot of disturbance. इसका माइक ओपन कर रहे हैं. I think all right, thank you. Just
minute. Just can you see the screen, all of you, again coming back? Right? Screen visible है बच्चों? Visible anything. All right. So when we're talking about that, do you agree or you don't agree? Whatever is your stand, first of all, take a stand, take a approach, because that approach, whatever will show that you are consistent. बार बार आपका स्टैंड नहीं चेंज हो रहा है, तो आप यदि कंसिस्टेंट है, इसका मतलब तभी तो आप डिसीजन ले पाएंगे, आपकी डिसीजन मेकिंग रिफ्लेक्ट होगी। और यदि आप एग्री कर रहे हैं, सो गिव आर्गुमेंट्स, गिव पॉइंट्स इन सपोर्ट ऑफ योर एग्रीमेंट। Even if you are disagree, give logical statements that why you are disagreeing. So such type of questions give you lot of platform. यदि आपका अपना यहाँ पर पर्सपेक्टिव बना हुआ है, यदि आपने हर चीज़ क्रैम नहीं किया, उसको सोचा है, समझा है, उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा है, और आप उसमें एज अ अप्रोच आपका ब्यूरोक्रेटिक एप्टीट्यूड यूज़ हो रहा है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपने डिसीजन लेना है, लेकिन आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना है, आपने इम्पल्सिव नहीं होना, आपने इमोशनल डिसीजंस नहीं लेने, लॉजिकल डिसीजंस लेने हैं। ये पर्सपेक्टिव रिफ्लेक्ट होगा आपके इस तरह के आर्गूमेंट से। तो एग्जामिनर इन अप्रोचेस में, स्पेशली 20 मार्क्स क्वेश्चंस में, आपके ऑप्शनल के क्वेश्चंस में सिर्फ आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं चेक करते हैं। ये आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है। आपका यहाँ पर आपका माइंडसेट क्या है, आप कितने सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं, आप कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं, आपके पास जो है आप कितने इनोवेटिव वे से उस अप्रोच को इस सिचुएशन को अप्रोच करते हैं, आप कैसे हैंडल करते हैं उस क्वेश्चन को, वो रिफ्लेक्ट करता है कि फ्यूचर में गिवन अ चांस आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। लेट्स सी कोविड-19 पेंडेमिक, राइट? सो दिस अप्रोच आप जो है यहाँ पर इन क्वेश्चंस टर्मिनोलॉजी से आपको हेल्प करेगा, क्रिटिकली एनालाइज, जस्टिफाई, डिस्क्राइब, एक्सप्लेन दैट केस। सेकेंड लेवल विच आई रियली वांट टू डिस्कस विद यू इज कि आपके हर जगह आपके वेदर इट इज नेशनल लेवल और द स्टेट लेवल, आपके कैचवर्ड्स प्रिपेयर होने चाहिए, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स, प्रिपेयर एज मैनी एज यू वांट, जितने टॉपिक्स आप ले लें, जितने टॉपिक्स आप प्रिपेयर करें स्टेट के पर्सपेक्टिव से, आपको इतना स्टेट जीके पढ़ना है, सो अपने पार्ट में कुछ यूनिकनेस पार्ट उसको रखें। आई एम जस्ट कोटिंग सर्टन एग्जांपल, लेट्स सी। Whenever you'll get a question on say Himachal economy, this part, and we all know, remember, I always say that, remember 4H pillars of 4H, which are the pillars of Himachal state economy. So when we're talking about, say, that means first H, you're talking about hydropower projects, then you talk about horticulture, then you talk about hotel and tourism industry, then you talk about handloom। तो अभी करंट का पार्ट हुआ है कि ओके आपके कैबिनेट मिनिस्टर ने अनाउंस किया है दैट कुल्लू हैंडलूम सेंटर विल बी अपग्रेडेड एज अ रिसोर्स सेंटर, रिसर्च सेंटर आल्सो। सो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, right? So these are the 4H when you talk about Himachal. When you're talking about, at the time, one of the test series, I happened to ask one question related to the bias Parmar. So I was telling the other day also is guiding this aspirants कि आप हिमाचल में different P's you can use. Remember all the different P's of your Himachal state. So when you're talking about, say, if I write here in Hindi, you're talking about Himachal के P's आपकी start होते हैं, you're talking about पहाड़, you say पहाड़ी, you talk about पानी, you talk about पर्वत, है ना, and you talk about Pravaran, your parampara. This can go on and on, all the P's. But the most important thing and the pillar is Parmar. So he is the founder, the architect of the state. So what if यदि आपको पार्ट में आया, okay, 50 years का statehood, because you expect this question for sure. तो स्टेटहुड सेलिब्रेट हो रहा है उस पार्ट से, और डॉक्टर परमार जी की क्या कंट्रीब्यूशन रही है, सो दैट मीन्स समथिंग इन दिस इंट्रोडक्शन विल गिव दिस मैसेज टू द एग्जामिनर कि आपका स्टेट के साथ कितना स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है, और हाउ मच आपके रूट्स, और आप कितना ज़्यादा आप उसको उसके रूट से जो है कनेक्ट कर पा रहे हैं। This can be one. It can be another thing. Maybe talk about okay, what are the different T's here you can talk about Himachal, especially जब tourism की बात आती है, because again Atal Tunnel, Lahaul Valley, sustainable tourism, responsible tourism, for sure you get a question, है ना, separate आपको unit है, सब unit है tourism पर।
So you're talking about different ways tourism है, tourism strengthen होगा जब transportation strong होगा, connectivity होगा, है ना? But the important is that tourism should be responsible and sensitive, to be respectful to the tribal needs, tribal culture. When especially when you're talking about organizing snow festival in Laurel Valley, for sure you get a question on this. है ना? So different case में then you talk about okay, this time COVID का tourism was more of revenge tourism. It was not a responsible tourism. More than 5,000 bikers crossing Atal Tunnel every day. It was a hell lot of task for the district administration. This is just a sample or maybe the examples I'm sharing. You know, if you incorporate, then I can assure you, आपका जो nobility है और जो आपकी जो orientation है, that will get strengthened a lot in that. Right? ऐसे ही यदि दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल एट द स्टेट लेवल, यदि आप नेशनल लेवल के पर्सपेक्टिव से बात करें, सो यू शुड बी डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल इनफ. आप डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को कहाँ पर यूज कर सकते हैं. मे बी टॉकिंग अबाउट व्हाट आर द डीज एंड द एज और द सीज, और मे बी व्हाट आर डिफरेंट फॉर्मूलाज दे टॉक अबाउट इट, है ना. फॉर एग्जांपल, यू सी टॉकिंग अबाउट हर वेलफेयर स्कीम को, हर इंडिया के कंट्री के किसी भी इशू को, किसी पॉलिसी के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन को, राइट, किसी पर्टिकुलर लॉ को इस इन दैट नॉट इन लेटर बट द स्पिरिट उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट. आरटीआई आपके नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, हर एक पार्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बेसिक फर्स्ट चीज क्या चाहिए? अवेयरनेस. यदि आप अभी से यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन को माइंड में रखें, जैसे स्पेशली ये कंटेम्प्रेरी सबसे बड़े चैलेंजेस हैं, सो द सर्विसेज शुड बी अवेलेबल, इट शुड बी accessible also, राइट. जैसे अभी स्टेट के एग्जाम्पल से हम बात कर रहे हैं, रिमोट एरियाज एंड नॉट accessible, राइट. एंड यदि आप हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं तो इट शुड बी अफोर्डेबल, और जब आप उसमें एथिकल गवर्नेंस ले आते हैं तो इट शुड बी अकाउंटेबल. तो डिफरेंट फ्रेम्स, प्रिपेयर सच टाइप ऑफ द वर्ड जहाँ आप उसको यूज कर सकें, राइट. ऐसे ही जैसे सपोज आप डायस्पोरा की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं इस पार्ट से, तो ठीक है, यू टॉकिंग अबाउट यहाँ पर आपका पहला डी डायस्पोरा बन जाएगा. लेकिन यदि आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो आपका पहला डी यहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड बन जाएगा. लेकिन यदि आप पार्लियामेंट की रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं तो आपका यहाँ पे पहला डी डेमोक्रेसी बन जाएगा. यदि आप ओवरऑल इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ आपका पहला डी डेवलपमेंट बन जाएगा, डिमांड बन जाएगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए. सो रिमेंबर सच टाइप ऑफ थिंग्स, राइट. और ऐसे ही जैसे डिप्लोमेसी पर जा रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर जनरली अपनी फॉरेन विजिट्स में यूज करते हैं, तो आप सीज को यूज करते हैं, तो टोकी वी टॉकिंग अबाउट कॉपरेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट कल्चर, तो कल्चरल डिप्लोमेसी, बट एट द सेम टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट इवन कनेक्टिविटी ऑल्सो, एंड देन वन कैन गो ऑन एंड ऑन, so okay, you are talking about corruption free government. तो इस तरह के सीज आप फ्रेम कर सकते हैं, राइट. सो हर एक जो वट एवर टॉपिक, पिक अप द टॉपिक फ्रॉम योर सिलेबस. जैसे अभी आपके मेन टॉपिक्स आप देखिए कि क्या है, जो टॉपिक आप ले रहे हैं. से सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट ओके, गवर्नेंस इश्यूज क्या है, गवर्नेंस रिफॉर्म्स क्या है. जैसे प्रीलिम्स में भी आपने देखा एचपी के पार्ट में दे हैव आस्क्ड यू अबाउट डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, स्मार्ट गवर्नेंस की बात हो रही है. So that means governance angle from okay, one is you have good governance, another is you have ethical governance, another is you have democratic governance. When you're talking about local institutions, you have decentralized governance, right? And ऐसे करते करते आप कितने angles बना सकते हैं. You need to have these days a very proactive good governance. So हर एक angle और perspective से you're talking about say societal issues. Now say questions will come. We have seen there are reports कि unfortunately COVID-19 में domestic violence cases have increased. So societal issues में आपसे पूछेंगे females के against चाहे domestic violence के issues हो, उसको analyze करो. So आप उस issues को analyze करेंगे from the social cultural angle also, from the psychological angle also, right? Or the present scenario of maybe this lockdown and the COVID-19 situation, fear, anxiety, frustration, getting displaced. So that means develop your those constructs and the key points कि आप उसको कैसे यहाँ पर जो है वो हैंडल करेंगे. आपके वो पॉइंट्स आपकी जो है उस पर टिप्स तो होने चाहिए, राइट, कि कितने पर्सपेक्टिव से आप उसको देखेंगे. और जितनी गवर्नमेंट की जितनी मेजर पॉलिसीज हैं और गवर्नमेंट की जितने भी नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, वो सबसे पहले प्रिपेयर करो. जैसे स्मार्ट मिशन की हम बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी मिशन की, हम मनरेगा की बात कर रहे हैं. अब कोविड के पार्ट से माइग्रेशन क्राइसिस हुआ,
लेकिन अब स्टेट का पर्सपेक्टिव क्या है? हिमाचल इज द स्टेट मनरेगा के साथ इट हैज़ इवन शहरी आजीविका दिस योजना ऑल्सो। तो वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई कि वहाँ पर अर्बन लाइवलीहुड के सोर्सेज थी। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, सो व्हाट ऑल गवर्नमेंट हियर इज टॉकिंग अबाउट, यू नो, हिमधारा टू ईरा टू शी हार्ट्स, व्हाट ऑल इनिशिएटिव्स दे हैव टेकन। आपके हर आंसर में, क्योंकि आपको यहाँ पर टॉपिक्स हैं, एनजीओज की बात हो रही है, प्रेशर ग्रुप्स की बात हो रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात हो रही है, तो ये प्रेशर ग्रुप्स और हिमाचल की एप्पल ग्रोअर्स एसोसिएशन प्रेजेंट है, एप्पल इकोनॉमी का क्राइसिस यू ऑल नो, अदानी ग्रुप का प्राइस कम करना एंड एवरीथिंग, तो आप उसके साथ रिलेट कर सकते हैं। हर एक इस टॉपिक्स में स्टेट के एग्जांपल्स दो। सेम इज केस विद इकोनॉमी। 5 ईयर प्लान्स की बात हो रही है तो स्टेट के एग्जांपल दो कि यहाँ पे भी 5 ईयर प्लान्स हैं, हमने डिसकंटिन्यू नहीं किए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, लॉट ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्ट दिस टाइम। इकोलॉजी के परस्पेक्टिव से लैंडस्लाइड्स की बात हो रही है, राइट? तो दिस डिजास्टर मैनेजमेंट अप्रोच टू स्टेट रेस्क्यू फोर्स टू व्हाट नॉट, सो दैट इंटीग्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट में आपके साथ जो है कंटेंट और स्टडी मटेरियल आपसे इतना ज़्यादा रिवाइज नहीं होगा जब तक आप अपने हैंडआउट्स में कीवर्ड्स का सिनॉप्सिस नहीं फ्रेम करेंगे। Now, let me here explain you, and I'll take a lot of proud in sharing with all of you कि इंस्टीट्यूट के इस पार्ट से S&M इंस्टीट्यूट अकेडमी में हम इवन प्री कम मेंस के कोर्स के इंटीग्रेशन में वी डेवलप दिस कॉम्पिटेंस whatever I am mentioning, so naturally we are already implementing it. This has been inculcated in our students from the day one. एंड नॉट ओनली दैट वी टेक एक्सक्लूसिवली मेंस क्लासेस, तो उस परस्पेक्टिव से आपके कैच वर्ड्स एवरीथिंग इज सेट एंड प्रिपेयर्ड। एंड व्हेन वी टेक योर टेस्ट, स्पेशली जैसे 2022 यदि एस्पिरेंट्स हैं, सो वी यू टेक योर टेस्ट एट द माइक्रो टेस्ट, जो कि अभी आप माइक्रो सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, देन हाफ टेस्ट जहाँ पर आपका जो है लेंथ ऑफ द टेस्ट और टाइमिंग्स बढ़ जाता है, एंड देन वी फोकस ऑन द फुल लेंथ टेस्ट, right? So initially when people were aspiring for 2021, so already number of times ki test series we have already taken sub unit wise test, और अब प्रेजेंटली टाइम कंस्ट्रेंट को देखते हुए तो नेचुरली अभी आपके टाइम में विल टेक योर यूनिट वाइज टेस्ट, राइट? तो दिस पार्ट एवरीथिंग वट एवर आई एम हियर हैव बीन शेयरिंग विद यू, सब कुछ हम इंस्टीट्यूट के लेवल पे वी हैव बीन इम्प्लीमेंटिंग इट। सो दैट इज हाउ वी हैव आवर मेंस का सेपरेट क्रैश कोर्स ऑल्सो, 30 days program for HS. This part I'll just share it with you. And we have even this, test series specially designed for 2021, and even for 2022 aspirants, we will be implementing test series from the subunits perspective. And now, vis-a-vis the contents and the handouts are concerned, तो ये जो कैच वर्ड्स कीवर्ड्स हैं सिनॉप्सिस की फॉर्म में क्विक रिवीजन के लिए, सो दैट एवरीथिंग वी प्रोवाइड हियर इन द इंस्टीट्यूट। और जहाँ तक हिमाचल का करंट पर्सपेक्टिव है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर ऑलरेडी हिमाचल करंट अफेयर्स 2021 पार्ट 1 अवेलेबल है। वेरी सून, वेरी वेरी सून वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इवन हिमाचल करंट अफेयर्स 2021 पार्ट 2 ऑल्सो। दिस इज 2020 till March 2021 part 1. Now from April to September 2021 will be part 2. तो मेंस में करंट की पर्सपेक्टिव को इनकॉर्पोरेट करने के लिए इट इज मोर देन सफिशिएंट. We will be sharing once this is officially released, we'll be sharing all the links and everything with you, right? So let me here just share that what all we are practically implementing, so that okay, so this is related to nothing. So this book which I have already told you, this will be covering all the different sections of Himachal, especially आपकी जो मेंस के perspective से हिमाचल इकोनॉमी 4H का current part, disasters and everything, social issues of drugs issue, and what all governance reforms they have taken, right? And this is the mains crash course where we will taking about, it will be an online platform, classes will be generally held in the evening, especially taking into consideration the working professionals also, right? And it will be covering the all the important parts starting from the 4th October, taking into consideration 2021 aspirants who will be writing the main. This is the tentative. This all has been updated in our institute website also.
This is the the tentative planner vis-a-vis that how many days will be devoted to each and every section of the GS, right? And even now, most of the students, if they are writing UPSC also, which is to be scheduled IAS prelims exam on 10th October. So this test series, it can be customized accordingly. That okay, if you get free, you first focus now on your IAS prelims, and once your prelims is over, you come back to us, and we can adjust your schedule accordingly. And now see here also deliberately the scoring papers, we are starting with the paper 2 because it has lot of flooding of information. Paper 1 is lot of statics, and once your papers are done, you will be able to integrate it with service essay perspective is concerned. If you want to have the details of the information, it will be there in the snmisacademy.com. That is our website. Right now, I'm open for your any query, your questions, anything you want to ask. I'm available. Any one of you? First of all, Ismehan, I can see Nisha is available. I can see Kailash, आपने पूछना है. Nisha, how is your score? Good to have you after a long time. Ma'am, I'm getting 104 plus for sure. Right, Yes, ma'am. right. So I'm hoping that I'm writing mains this time. After 2 years, it's a long time. So I don't know how to start, ma'am, because इतने time में मैंने COVID में ही I was really busy. Yes, So I'm hoping कि you'll guide me कि मैं firstly कैसे start करूँ. Even I changed my optional also this time. Okay. Yes, ma'am. I'll give you detail so that my perspective the schedule. ना आई थिंक दैट विल बी बेटर बिकॉज आपकी वर्किंग आवर्स है तो उसको कैसे आपने डिवाइड करना है एंड आप हाउ कैन यू स्टार्ट so that even your tests are available online as well as offline, right? So evaluations can be done, then we share this Google Meet platform itself for the classes evaluations. So I'll call you to have a detailed discussion in that. Okay, ma'am. Sure, ma'am. Okay. हाँ जी संजना आपका डाउट संजना इन आवर इंस्टीट्यूट वी प्रोवाइड द डिटेल पार्ट्स वी हैव एक्सपर्ट गाइडेंस ऑन द ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स ओनली right? So I'm sorry on this, we'll not be able to give you the expert guidance, but nevertheless I'll try to figure it out that okay, I can give you some lead related to that, from where you can seek some more expert guidance to this optional subject you're talking about. ठीक है हाँ जी एनीथिंग एल्स प्रियंका इट्स फाइन ऑलराइट हाँ जी कैलाश कुछ आपने स्पेसिफिक कुछ पूछना है आई होप इट मेक सम सेंस टू यू हाँ यस मैम अभी तो फिलहाल कोई सवाल नहीं है कोई बात नहीं एक्चुअली आई वाज ड्राइविंग सो तो मैं आपको फिर कॉल करूँगा इफ हाँ एनी जी